राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में संसद की कार्यप्रणाली इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने संसद के दो सदन है उसके बारे में डिस्कस किया, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम लोग ओवरऑल जो है इसकी क्या कार्य होते हैं, किस तरह से कार्य करती है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है अनुच्छेद 107 में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 160 में कोई भी विधेयक जो है वो किस तरह से पारित होता है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। दूसरा है अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118 इसमें दोनों में आपके संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रोविजंस का उल्लेख है। अपन बात करें 107 के विधेयक के तहत, तो देखिए यहाँ पे विधेयक पारित कैसे होता है उसकी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें आपको एक प्रॉपर आइडिया दूं उससे पहले अपन बात करें सही कथनों का चयन। तो एक और दो दोनों सही है। अब अपन बात करें साधारण विधेयक की, तो इसमें देखिए साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पहली चीज तो ये, मान लीजिए जैसे अपन ने विधेयक पेश किया लोकसभा में, तो यहाँ पे लोकसभा में विधेयक पेश किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इस पर मतदान होगा, और यदि मतदान में ये विधेयक पारित होता है तो यह विधेयक जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस से यहाँ पे चर्चा होगी इस विधेयक पर, इस पर मतदान होगा। ये जो सारी प्रक्रिया है इसका जो है पूरा उल्लेख आपके अनुच्छेद 107 में है। तो इसके बाद जो है ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, और इस पर जो हस्ताक्षर करने का उल्लेख है ये आपके जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने का उल्लेख आपके आर्टिकल 111 में है। तो अपन उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो विधेयक पारित करने की प्रक्रिया है, साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, वह आपके अनुच्छेद 107 में है। इसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 108, तो जो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है इसमें कि अगर दोनों सदनों में से कोई सदन जैसे लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा उसे पारित करने से इनकार कर दे, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 108 में है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 108 है, और अनुच्छेद 118 में संयुक्त अधिवेशन के पारित करने की प्रक्रिया और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं उसका उल्लेख है। तो अपन अपकमिंग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपके पर्टिकुलर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पे सीधा पूछा है कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शंस के बारे में बात करें, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, मनी बिल धन विधेयक, तो इसकी परिभाषा का उल्लेख आपके अनुच्छेद 110 में है। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी परिभाषा तो है, मनी बिल की परिभाषा आपके अनुच्छेद 110 में है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक किस तरह से पारित होता है उसका उल्लेख आपके है अनुच्छेद 109 में। तो यहाँ पे अपने को याद करने का तरीका भी इस तरह से रखना है कि एक तरह का अपवाद है। जनरली क्या होता है कि अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसके बाद उसकी प्रोसेस अपन जानते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मनी बिल की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा, उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 110, और इससे धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है, इससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में। तो यहाँ पे पहले प्रक्रिया है, उसके बाद परिभाषा है। अनुच्छेद 108 के बारे में अपन ने पढ़ा, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, और इसके अलावा अनुच्छेद 111 जो है यह राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देने से संबंधित है। तो उसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। अब धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक देखिए जो आसान शब्दों में अपन बात करें तो किसी नए टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना या टैक्स की दर को परिवर्तित करना, ये सारी चीजें जो है धन विधेयक की परिभाषा में आती है। और इसके अलावा संचित निधि से अगर कोई नया व्यय जोड़ना है, नया खर्च जोड़ना है, संचित निधि से अगर कुछ भी प्रोविजंस में चेंज करना है, तो वो सारी चीजें आपके धन विधेयक में आती है। अपन बात करें, देखिए जैसे एक फाइनेंस बिल होता है, वित्त विधेयक, ये होता है जैसे अपन एक वित्त विधेयक और धन विधेयक में एक बेसिक अंतर जो है यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये धन विधेयक। तो ये आप एक डायग्राम ध्यान रखिए, उससे आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए वित्त विधेयक जो है वह सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक तो होते ही है, फाइनेंस बिल होते हैं, इसके अलावा सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। तो यही चीज क्या है कि आपके यूपीएससी में पूछी गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फाइनेंस बिल जो है
सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते, जबकि सभी जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो इस डायग्राम को याद रखें। यहाँ पे ये ध्यान रखना है फाइनेंस बिल एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि इसके अंदर का पार्ट जो है वो मनी बिल है। और मनी बिल के बारे में टैक्स से रिलेटेड जो चेंजेस करने होते हैं वो मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके वित्त विधेयक व धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वित्त विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, वित्त विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है आपके धन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और इस संदर्भ में आपके जो है मनी बिल या धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये भी चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए ये यहाँ पे विधेयक या बिल क्यों आ रहे हैं, जैसे संसद का एक जो कार्य प्रणाली है, संसद का मुख्य कार्य है वो है विधेयक पारित करना, कानून का निर्माण करना। तो कानून का निर्माण कैसे होता है, बिल जो ड्राफ्ट है, बिल है, विधेयक है, वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश होगा। तो यहाँ पे बिल की अपन बात करें तो देखिए जैसे बिल अलग अलग जो है टर्म्स के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक तो बिल जो है 2 प्रकार से होता है, एक तो सरकारी बिल और एक निजी बिल, ठीक है, पेश करने के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जैसे साधारण बिल है या संविधान संशोधन बिल है या वित्त विधेयक है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन केवल आपके वित्त विधेयक या साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है। मुख्य रूप से साधारण विधेयक पर बुलाते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। दूसरा है यदि एक सदन अस्वीकार कर दे तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा होता है कि यदि दोनों में से कोई भी एक सदन उसे अस्वीकार कर दे या दोनों में से किसी सदन से वह पारित नहीं होता है तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। जबकि इसके उलट अगर अपन बात करें तो साधारण विधेयक जो है यदि किसी एक सदन से पारित नहीं हो, जैसे लोकसभा से पारित नहीं हो, तो राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जबकि ये ध्यान रखना है संविधान संशोधन बिल, धन विधेयक के संदर्भ में कोई भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे अपने सही कथन का पूछा है तो केवल 2 इसका आंसर रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है धन विधेयक। अब देखिए धन विधेयक के संदर्भ में बार बार क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखना अनुच्छेद 111 जो है इसमें राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से संबंधित प्रोविजन है। जबकि अपन ने बात की है धन विधेयक की, तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति की परमिशन से लोकसभा में पेश होगा। और कोई विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक है या नहीं, तो इसका जो फैसला है वह लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और पहली चीज ये ध्यान रखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। उसके बाद यदि लोकसभा इसे पारित कर दे तो ये राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा अगर इसे 14 दिन में पारित नहीं करे तो ये अपने आप पारित माना जाता है धन विधेयक। ठीक है, अगर 14 दिन में पारित नहीं करती है तो वह ऑटोमेटिकली पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए। और राज्यसभा को इसमें अधिक शक्तियां नहीं है। यहाँ पे राज्यसभा अधिकतम किसी संशोधन को लोकसभा को सिफारिश कर सकती है, और लोकसभा इस सिफारिश को माने या नहीं माने ये उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लेती है तो संशोधित रूप राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और नहीं मानती है तो भी राष्ट्रपति के पास वह विधेयक चला जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा की जो पावर्स है धन विधेयक के संदर्भ में वह बहुत कम है। तो यहाँ ये जो है धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया है, इसमें जैसे अपने को ये ध्यान रखना है, ये धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया। तो अगर राष्ट्रपति ने परमिशन पहले ही दे दी तो वह पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे आपके जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन निश्चित करेंगे, इसे लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपके सही है,
तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बी, केवल 2 आंसर इसमें सही है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो पर राज्यसभा ने नहीं किया हो और लोकसभा भंग हो जाए तो उस विधेयक की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लोकसभा ने कोई बिल जो है वह पारित कर दिया और उस दौरान लोकसभा भंग हो गई और राज्यसभा में वह बिल लंबित है, तो उस स्थिति में उस बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शंस के बारे में बात करें, विधेयक स्वतः पारित हो जाएगा, ये पारित स्वतः नहीं होता है कभी भी, विधेयक समाप्त हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा से पारित हुआ है और राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में लंबित है, तो वह समाप्त हो जाएगा बिल। विधेयक राज्यसभा में लंबित रहेगा, नहीं रहेगा लंबित, राष्ट्रपति इसे पारित घोषित करेगा, यह भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो आपने को यह ध्यान रखना है कि क्या स्थिति होगी, विधेयक समाप्त हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अपने को ध्यान रखना है अस्थायी सदन है, तो यहाँ पे इसका कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें, जैसे लोकसभा से यदि कोई बिल पारित होता है, जो लोकसभा से बिल पेश किया, लोकसभा से ये मतदान द्वारा पारित हुआ, ये गया राज्यसभा के पास और इस दौरान लोकसभा भंग हो गई, तो इस स्थिति में ये बिल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस बिल का जो है समाप्त हो जाएगा यहीं। अब इसी तरह से अगर अपन बात करें कि जैसे कोई बिल जो है विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, मतलब ये लंबित है, चर्चा हो रही है या ये बिल इसी में लंबित है, प्रोसेस में है, और इस दौरान आपकी लोकसभा भंग हो जाए, तो लोकसभा भंग होती है तो ये बिल जो है ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये बिल रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा लोकसभा के भंग होने के बाद भी, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। तो ये चीज आप थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखें लोकसभा और राज्यसभा का। इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है साधारण विधेयक की स्थिति के संदर्भ में। साधारण विधेयक के बारे में फिर से पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, बिल्कुल, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा। देखिए, लोकसभा भंग हो जाए और राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि लोकसभा से पारित विधेयक। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता कि यदि लोकसभा भंग हो जाए और लोकसभा से पारित विधेयक राज्यसभा में लंबित है, वह समाप्त नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, लोकसभा भंग हो जाए और राज्यसभा में लंबित, मतलब राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया गया है तो वह समाप्त नहीं होगा। अपन ने अभी डिस्कस किया, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो ये यहाँ पे अपने को सही कथन का पूछा है, तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। तो इस तरह से अपने को ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में अगर कोई लंबित विधेयक है, मतलब राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया गया है, तो वह समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि लोकसभा से कोई विधेयक पारित है और वह राज्यसभा में लंबित है, तो वह विधेयक जरूर समाप्त होगा लोकसभा भंग होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पूछा है संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित, मतलब संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो उससे संबंधित प्रावधान के बारे में बात करें। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 118। तो देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया किस स्थिति में जाता है, उससे संबंधित प्रोविजन आपके अनुच्छेद 108 में है। अब अनुच्छेद 108 में क्या है उसके बारे में बात करें कि देखिए, इसमें यह मेंशन है कि यदि कोई विधेयक एक सदन से पारित हो जाए और दूसरा सदन उसे पारित करने से अस्वीकार कर दे या 6 माह में वह विधेयक पारित नहीं हो, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। पहली चीज तो ये। अब दूसरा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित किस कारण से, बुलाने के कारण और बुलाने से संबंधित प्रोविजंस किस अनुच्छेद में रहेंगे, अनुच्छेद 108 में। अब अनुच्छेद 118 में क्या है कि जो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया, इससे संबंधित जो है वो प्रक्रिया का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 118 में। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपके है अनुच्छेद 118। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, जो ज्वाइंट सेशन रहेगा उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसका उल्लेख भी आपके अनुच्छेद 118 में है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और ये इसका उल्लेख भी आपके अनुच्छेद 118 में है। फिर से अपन बात करें तो अनुच्छेद 107 आपके विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जो साधारण विधेयक होते हैं
110 आपके जो है इसमें अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये अपन ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपके 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखिए फिर से संयुक्त अधिवेशन, ये आपके कई बार स्टेट पीसीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में, संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 118 संयुक्त अधिवेशन के नियम बनाने से संबंधित है। बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सही है ये स्टेटमेंट। अपन ने बात की थी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान 108 में है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियम या प्रक्रिया और इसके अध्यक्षता से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपके 118 में है। दूसरे बात करें, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यह भी बिल्कुल सही है और इसका उल्लेख भी आपके अनुच्छेद 118 में है। तीसरा है अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो देखिए अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 3 बार अपने कौन कौन से बुलाया गया है, तो अपन बात करें पहला तो है दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, ये आपके 1961 में बुलाया गया था। अभी तक 3 बार बुलाया गया, ये चीज ध्यान रखना है संयुक्त अधिवेशन। दूसरा है आपके बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, ये 1978 में बुलाया गया था। और तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया था आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ये आपके 2002 में बुलाया गया था। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, यह चीज आप ध्यान रखें। और कब कब बुलाया गया, पहला दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बुलाया गया, दूसरा बैंकिंग अधिनियम 1978 में, और तीसरा आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। अपने को सही कथन पूछा है तो 1 और 2 सही कथन है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, केवल 1 और 2। सॉरी, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपके धन विधेयक की प्रक्रिया। अब देखिए धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित आर्टिकल अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 110। अब प्रक्रिया के बारे में पूछा है तो पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। बिल्कुल धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख 109 में है और इसके अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, राज्यसभा को इसे 14 दिन के भीतर पारित करना पड़ता है, बिल्कुल सही है, अनिवार्य। अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पारित नहीं करे तो ये स्वतः ही पारित माना जाता है। यदि राज्यसभा पारित नहीं करे तो विधेयक स्वतः पारित माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट सही रहेंगे, केवल डी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, 1, 2 और 3। यहाँ पे ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 110 तो धन विधेयक की परिभाषा है, जबकि 109 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो प्रोसेस यही रहता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया धन विधेयक और ये गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है, अपन ने बात की 14 दिन में पारित नहीं करे तो पारित अपने आप होगा। और यहाँ पे अगर कोई संशोधन सुझा सकती है राज्यसभा, लेकिन उसे मानना या नहीं मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू राज्यसभा। तो ये चीज आपके धन विधेयक के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि लोकसभा बहुत शक्तिशाली है। किस कारण से शक्तिशाली है उसके बारे में भी अपन बात करें तो देखिए बजट जो है वह लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोगों की सभा है। तो यहाँ पे जो धन से जो केंद्र सरकार जो भारत सरकार की जो संचित निधि है उस पर धन से संबंधित जो सारे अधिकार है वो लोकसभा के पास है। तो इसीलिए इसमें लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो अब तक भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, इसके अलावा आपके बैंकिंग अधिनियम 1978 और आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए संविधान संशोधन, एक बार विधेयक के बारे में पूछा, अब प्रोसेस के बारे में पूछ रहे। तो पहला स्टेटमेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर अपन ध्यान रखें तो भाग 20 में इसका उल्लेख है, ठीक है, भाग 20 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का है। साधारण बहुमत से संशोधन भी अनुच्छेद 368 में शामिल है। देखिए संविधान संशोधन साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल अपन बात करें
तो अपन ने संविधान के भाग 1 में पढ़ा था कि नए राज्य का गठन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो वह संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन यह साधारण बहुमत से होता है। इसमें 368 में यह शामिल नहीं है, तो यह आपके स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से भी संशोधन संभव है। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की शक्तियों का विस्तार या इससे संबंधित कुछ भी संशोधन करना हो तो वह विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके तीसरा स्टेटमेंट भी सही रहेगा। सही कथन का पूछा है तो आपके 1 और 3 सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा केवल 1 और 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन है इससे पहले लोकसभा में रखा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। राज्यसभा को 14 दिन में पारित करना होता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। राज्यसभा के सुझाव अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य नहीं होते, सिफारिशी होते हैं या सलाहकारी होते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है। राज्यसभा विधेयक के संदर्भ में कोई सलाह दे सकती है, इसके सुझाव सजेशन सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, अनिवार्य नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होते हैं। डी है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो आपके इसका आंसर रहेगा सी। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है, इसका परिभाषा क्या है। धन विधेयक से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन के बारे में अपन ने एक अलग पूरी क्लास में डिस्कस किया है, तो और जो डाइवर्सिफाई नॉलेज है आपको उस क्लास में मिल जाएगा। हमारी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी PYQs, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन, देखिए संविधान संशोधन से संबंधित न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में। अब इसमें जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पहला स्टेटमेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिण अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है गोलकनाथ मामले में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति दी गई, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था 1967 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे संशोधन की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अनुमति कैसे दी गई, तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल जो है आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे केशवानंद भारती वाद में, अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है केशवानंद भारती मामले में संसद को संविधान की मूल संरचना बदलने की अनुमति दी गई, तो ये बिल्कुल सही है। मूल संरचना बदलने की अनुमति नहीं दी गई है, मूल संरचना का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आधारभूत संरचना या मूल संरचना का सिद्धांत दिया था कि उसमें संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, आधारभूत संरचना का में कोई भी संसद बदलाव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये भी आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन की अनुमति दी गई, लेकिन मूल संरचना बदलने का ध्यान कहा भी कि मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है केवल एक स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा तो आपके केवल एक। अगर ये चीज ध्यान रखें, कभी भी आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ क्या पूछा है। अगर यहाँ पे असत्य कथन पूछा जाता तो आपका आंसर रहता 2 और 3, जबकि सही कथन पूछा है तो केवल एक इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो अब देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछा है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक समान होते हैं, समान नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना है। मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, तो समान नहीं होते, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये अपन ने बार बार पढ़ा है, सही है। वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है 2 और 3 इसमें करेक्ट आंसर है। इसका आंसर रहेगा आपके सी, केवल 2 और 3। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक समान नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट आता कि जैसे ये धन विधेयक है और ये वित्त विधेयक है। इस डायग्राम को आप ध्यान रखिए, इस डायग्राम से ही यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था।
देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं कि भाई स्टेटमेंट आप बताइएगा कि जैसे सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए वित्त विधेयक और धन विधेयक में। इस डायग्राम से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वित्त विधेयक होता है और कौन सा धन विधेयक होता है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपके है निर्वाचन संबंधी कार्य। अब जैसे अपन ने जो बिल पारित करना, जो एक मुख्य कार्य है संसद का, कानून का निर्माण करना, उसके बारे में बात की। उसमें अपन ने विभिन्न विधेयकों के बारे में बात की, चाहे वे धन विधेयक हो, चाहे वे साधारण विधेयक हो, चाहे वे वित्त विधेयक हो, या चाहे वे संविधान संशोधन विधेयक हो। अब अपन बात करते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद का एक मुख्य कार्य भी होता है निर्वाचन, मतलब चुनाव करना। अब संसद किन किन का चुनाव करती है उसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहला आपके स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, संसद के सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, सभी सदस्यों में आपके निर्वाचित और मनोनीत, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं, जबकि सभी सदस्य नहीं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, अपन ने पढ़ा है आपके जो है अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है कि जो निर्वाचक मंडल है, मतलब इलेक्टोरल ग्रुप है, जिसमें कौन कौन चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसमें अपन ने बात की कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये चीज ध्यान रखें। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब जैसे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत तो अभी है नहीं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये संसद के कार्यों में भी शामिल है। तो आपके इसमें स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट का पूछा है तो आपके केवल 2 इसमें सही स्टेटमेंट रहेगा, तो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आपके देखिए, पदाधिकारियों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है आपके, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से भी हो सकती है, इसके अलावा आपके लोकसभा से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट आपके सही रहेगा। किस कारण से? अगर यहाँ पे आता राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू हो सकती है, तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जा सकता। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि वह लोकसभा में भी लाया जा सकता है और वह राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इस कारण से ये ध्यान रखना कि ये आपके स्टेटमेंट जैसे प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जा सकती है क्या, बिल्कुल की जा सकती है, और लोकसभा से भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट होता कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल नहीं है, तो राज्यसभा से शुरू हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, और लोकसभा से भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट रहेगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। देखिए ये चीज ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो किसी भी क्लास का मॉनिटर, किसी भी क्लास के मॉनिटर को स्टूडेंट्स ही हटा सकते हैं, उसके उस क्लास के स्टूडेंट्स ही हटा सकते हैं, या किसी कॉलेज का प्रेसिडेंट है तो उसे उसी कॉलेज के विद्यार्थी ही हटा सकते हैं, दूसरे कॉलेज के तो नहीं हटा सकते। तो इसी तरह से ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमेशा ही राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वे लोकसभा हो या राज्यसभा। तो ये चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे दूसरा आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही कथन का पूछा है तो सही आपके केवल एक कथन रहेगा, ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, और सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये एक टर्म है, प्रचलित टर्म है जिसका, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। तो इसके स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया गया है, ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला है आर्थिक विवरण, दूसरा वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा है राजकोषीय रिपोर्ट, और चौथा है आर्थिक प्रलेख। तो बजट शब्द को किससे यूज किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 112 में है।
अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, इसे ही आम भाषा में बजट कहा जाता है। तो कई बार ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि भाई बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, तो वह आपके स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। बजट की जगह क्या टर्म यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 112 में है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, आप देखिए बजट, ये क्वेश्चन पूछ लिया, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख 112 में है, स्टेटमेंट गलत। यहाँ पे क्या होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये बार बार आप ध्यान रखिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो इसमें सही कथन का पूछा है तो केवल 2 इसका आंसर रहेगा, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 266 में कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख है। इस पर नियंत्रण अपने बात करें तो संसद का रहता है। तो यहाँ पे इस निधि से धन केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही खर्च किया जा सकता है, नहीं गलत, इससे धन संसद की अनुमति से खर्च किया जा सकता है। ठीक है, संसद से अनुमति लेनी होती है कंसोलिडेटेड फंड। और राज्य की संचित निधि के लिए विधानमंडल से, जो राज्य का विधानमंडल है उससे अनुमति लेनी होती है। तो राष्ट्रपति के लिए कोई भूमिका नहीं होती, राष्ट्रपति को पर राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि पर अधिकार रहता है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड होती है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 267 में है, आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख है। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। ठीक है, जो 266 में संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड है तो उस पर नियंत्रण रहता है भारत की संसद का। तो ये चीज बेसिक डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है। 2 आर्टिकल से, 266 संचित निधि से और 267 आपके हैं आकस्मिक निधि से। तो आकस्मिक निधि पर अधिकार रहता है राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे अपने को सही कथन का पूछा तो केवल इसमें एक आंसर रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, केवल एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके है कटौती प्रस्ताव। अब देखिए जो कटौती प्रस्ताव है कैसे लाया जाता है, किस सदन में लाया जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तो संविधान में कटौती प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये एक प्रचलित टर्म है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकते हैं, बिल्कुल लोकसभा में लाया जा सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। जैसे अपने लोकसभा में बजट पेश किया जाता है तो बजट की चर्चा के दौरान ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। विपक्ष के सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर नीति या उस जो है प्रोविजन से असहमति है, तो उस संदर्भ में वह कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कटौती प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बजट भी केवल लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में बजट को पेश नहीं किया जाता है। बजट सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपके दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा तो आपके आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो देखिए अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 112। तो आप अपन ने इतनी क्लास में 3 अनुच्छेद के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आपको आइडिया है कि इसमें कौन सा आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 में ये उल्लेख है कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, न ही उसे समाप्त किया जा सकता है। तो कोई भी कर लगाने या उसे समाप्त करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। तो उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 265 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 110 में अपन ने पढ़ा धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 266 आपके भारत की संचित निधि से रिलेटेड है। अनुच्छेद 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है, उसका उल्लेख है। तो ये सारे आर्टिकल्स अपन ने पढ़ लिए। तो ये आपके संसद से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप इन चीजों का ध्यान रखें। आर्टिकल्स भी कई बार उसमें डीप एनालिसिस भी पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट आपको फैक्चुअल आर्टिकल पूछा जाएगा या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट अपन बात करें, अब देखिए बजट से संबंधित क्वेश्चन है, बजट से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट है, बजट संसद के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग और बजटीय विभाग होता है, वो तैयार करता है इसके सुपरविजन में, वित्त मंत्रालय के सुपरविजन में। तो ये बिल्कुल सही है, आर्थिक मामलों का विभाग जो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। दूसरा है, अनुच्छेद 265 में कर लगाने के लिए
संसद की अनुमति की आवश्यकता बताई गई है। बिल्कुल अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये सही स्टेटमेंट है। अब तीसरा है भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो देखिए ये ध्यान रखना है, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है एंड जो वित्तीय वर्ष है ये आपके 1 अप्रैल से आपके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष होता है। इस वर्ष के दौरान जो है बजट के तहत आपके फाइनेंशियल एलोकेशन वित्तीय आवंटन किया जाता है अलग अलग विभागों को। तो वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो सही स्टेटमेंट का अपने को पूछा है, तो आपके ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसमें सही स्टेटमेंट रहेंगे, केवल 1 और 2 ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, अब देखिए कटौती प्रस्ताव का एक और क्या क्वेश्चन पूछा है, तो इसके प्रकार, कटौती प्रस्ताव के प्रकार क्या क्या है उसके बारे में। जैसे सांकेतिक कटौती का उद्देश्य आपके सरकार की नीति पर असहमति प्रकट करना है। सांकेतिक कटौती का मतलब कि भाई आप जो है सरकार ने जो पॉलिसी लाई है या जो प्रोविजन लाया है उस पर असहमति प्रकट करना सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। मितव्ययिता कटौती, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि सरकार किसी पॉलिसी पर बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से खर्च करती है, तो उस स्थिति में विपक्ष मितव्ययिता प्रस्ताव ला सकता है। इसमें कुछ जो है राशि कम करने का प्रोविजन रहता है कि भाई इसमें कुछ राशि की कम की जानी चाहिए, यहाँ पर अनियमित खर्चे हो रहे, अव्यवस्थित खर्चे हो रहे, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तीसरा है नीतिगत कटौती का उद्देश्य सरकार की नीति के विरोध में केवल 1 रुपए स्वीकृत करना है। नीतिगत कटौती का प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब विपक्ष सरकार की पर्टिकुलर पॉलिसी या पर्टिकुलर नीति से असहमति जताता है कि यह नीति या यह पॉलिसी जो लोगों के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी, तो इस कारण से यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें यह होता है कि भाई विपक्ष इस प्रस्ताव के तहत कहता है कि इस नीति के तहत सरकार को केवल 1 रुपया मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा है तो आपके सभी कथन सही है, डी इसका आंसर रहेगा। 1 और 2, 1, 2 और 3। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके बजट की मांगों पर बिना चर्चा के पारित करने की संसदीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए शुरुआत में जैसे बजट पेश किया जाता है, अभी जनरली भारत में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जैसे वर्तमान में अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है, तो वह 1 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश करती है। बजट पेश करने के बाद उस पर चर्चा होती है। अब जैसे चर्चा होती है, धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, तो अंतिम जैसे बजटीय सेशन के जो अंतिम समय होता है उसमें सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। तो सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है समय की कमी के कारण। तो वहां पे ये पूछा है कि बिना मांगों पर बिना चर्चा के पारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पंगु सत्र या लैमडक सेशन बोलते हैं, गिलोटिन, मार्च रश या मितव्ययिता कटौती। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि गिलोटिन मतलब बिना चर्चा के ही पारित करने की प्रक्रिया, उसे आम भाषा में गिलोटिन कहा जाता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए गिलोटिन और मार्च रश इस दोनों के बारे में एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है? गिलोटिन का अर्थ है बजट प्रस्तावों को बिना चर्चा के पारित कर देना, ये बिल्कुल सही है, अपन ने पढ़ा अभी। दूसरा है मार्च रश। अब मार्च रश क्या है? मार्च रश का अर्थ है मार्च में व्यक्तिगत नियम से बचने हेतु व्यक्तिगत नियम से बचने हेतु अनियंत्रित व्यय करना, अनियंत्रित खर्च करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए मार्च रश क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें। अपन ने अभी रिसेंट पिछले क्वेश्चन में बात की थी, पिछले से पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि वित्तीय वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर क्या कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जैसे किसी भी विभाग को पर्टिकुलर अमाउंट जारी किया जाता है, तो उस अमाउंट को अगर 31 मार्च तक खर्च करना होता है, अगर वह विभाग उस अमाउंट को खर्च नहीं करता है तो वह राशि व्यपगत हो जाती है, मतलब कोलैप्स हो जाती है, समाप्त हो जाती है वह राशि। तो होता क्या है कि कई विभाग मार्च के महीने तक उस राशि को, पर्टिकुलर राशि को खर्च नहीं कर पाते और वह व्यपगत होने, वो राशि को समाप्त होने के डर से वह उस मार्च माह में अनियंत्रित और अनप्लान्ड उसको खर्च को करते हैं। तो इस कारण से इसे मार्च रश कहा जाता है कि मार्च का महीने में जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो वह राशि भी समाप्त हो जाएगी, तो उस राशि को अनप्लान्ड और अनियंत्रित तरीके से खर्च किया जाता है, तो उसे मार्च रश कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है स्टेटमेंट आपके दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। 112 में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, सिर्फ इसका जो उल्लेख है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसका उल्लेख है
ये चीज अपने को ध्यान रखना है, मतलब जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है, गिलोटिन और मार्च रश का उल्लेख आपके संविधान में है ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखें आप। यहाँ पे अपने को पूछा है सही कथन का चयन, तो यहाँ पे के 1 और 2 इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर रहेगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके पंगु सत्र, इसे इंग्लिश में लैम्डक सेशन भी बोलते हैं। पंगु सत्र क्या होता है? अब देखिए इसमें जैसे अपन स्टेटमेंट की बात करें तो पंगु सत्र का उल्लेख अनुच्छेद 120 में है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लैम्डक सेशन ये पंगु सत्र का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। और दूसरा है यह लोकसभा के चुनाव से पहले का सत्र होता है, बिल्कुल। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो है लास्ट अपने लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन जैसे अप्रैल मई में हो रहे थे, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि उससे पहले जैसे बजट पेश हुआ जो 1 फरवरी 2024 को हुआ, तो उसमें जो है मुख्य बड़े निर्णय नहीं लिए जाते आमतौर पर, क्योंकि ये लोकसभा चुनावों का साल है, तो इसमें मुख्य रूप से बड़े निर्णय नहीं लिए जाते, नीतिगत डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, तो इस कारण से इसे लैम्डक सेशन या पंगु सत्र कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का सत्र होता है। तीसरा, इस सत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते, बिल्कुल सही है, इस कारण से इसे पंगु सत्र भी कहा जाता है। सही कथन का पूछा तो आपके 2 और 3 सही आंसर रहेगा, बी केवल 2 और 3। यहाँ पे ये ध्यान रखें, अगर यहाँ पे गलत कथन का पूछ लेते तो आपके आंसर रहता केवल 1, इस स्थिति में आपके सी आंसर रहता। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि सही कथन पूछा है या गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है संसद के आंतरिक विषयों के विनियमन से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में? देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, ट्विस्ट की गई है। अपन ऑप्शंस के बारे में बात करें, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122। तो यहाँ पे अपने को पूछा है आंतरिक विषयों के विनियमन, या इसमें जो आम भाषा में पूछा जाता है कि संसद अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगी, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर रहेगा आपके अनुच्छेद 118। 118 के बारे में अपन ने बात की है, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित भी है, और इसमें यह भी टर्म का उल्लेख है कि संसद अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अनुच्छेद 145 में है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी अगर बड़ी संवैधानिक संस्था है, जैसे संसद हुआ, सर्वोच्च न्यायालय हुआ, तो वे अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करते हैं, और इसका उल्लेख भी आपको ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में है। संसद से रिलेटेड आर्टिकल रहेगा अनुच्छेद 118, और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड आर्टिकल अपन ने पढ़ा है 145। ये अपने सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट आपके विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शंस के बारे में बात करें, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 265। तो अपन ने 112, 110 और 265 तो अपन ने पढ़ ही रखा है। तो अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक का उल्लेख आपके अनुच्छेद 114 में है। देखिए जो अनुदान की मांगे होती है, ग्रांट्स होती है, उन पर चर्चा करके उनसे केंद्र सरकार को राशि प्राप्त करना इस बिल के तहत प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? विनियोग बिल या अप्रोप्रिएशन बिल। नेक्स्ट, और इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अनुदान की मांगों से रिलेटेड ये बिल होता है, ग्रांट से रिलेटेड होता है, तो ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल। इसके बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल सही है। संचित निधि से धन निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही कथन का पूछा अपने को तो सी इसका आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों। तो अब देखिए अपन ने संसद की जो कार्य प्रणाली है, संसद किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। अपने जो संसद का टॉपिक है ये आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ने 4 से 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें अपन इस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन या इसमें आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका अपन ने डिस्कशन किया। तो इससे पहले अपन ने लोकसभा और राज्यसभा 2 क्लासेस का डिस्कशन किया था। ये संसद की कार्य प्रणाली है, ये तीसरी क्लास है। इसके अलावा आप संसद की जो समितियां हैं, जो प्रमुख समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं या स्थायी समितियां हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और इसमें क्लास रहेगी संसद के विशेषाधिकार, वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 105, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डाइवर्सिफाई है। तो इसमें 2 क्लासेस और आप उसमें एडिशनल देखिए ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।